अकबर के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत हम आज एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अकबर की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति एवं उसकी विजय। उसकी उत्तर पश्चिमी सीमा में विजय प्रमुख रूप से हम देखेंगे। इसके अंतर्गत अकबर ने कौन सी नीति अपनाई, कौन से क्षेत्रों पर अधिकार किया, इसकी चर्चा करेंगे। अकबर ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के अंतर्गत एक तो उत्तर पश्चिमी सीमा के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहा और यहाँ के विद्रोह को दबाना चाहा। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काबुल, कश्मीर, सिंध, कंधार एवं बलूचिस्तान आते थे। उसकी उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे, इस पर अगर चर्चा करें तो उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति में उसका एक उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। वह उत्तर एवं दक्षिण भारत की विजयों की तरह ही उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करना चाहता था, जैसे कि स्वात, बाजोर या कंधार आदि। तीसरा, महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कंधार पर भी अधिकार करना चाहता था। कंधार इस समय फारस के शाह के अधीन था, जो कि मुगलों के अधिकार में नहीं आ सका था। इसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में यूसुफजई जातियां विद्रोह करती थी। इन विद्रोहों को दबाना भी उसका उद्देश्य था। इस इलाके में न केवल वह यूसुफजई जातियों को पराजित करना चाहता था, बल्कि रोशनिया अफगानों के विद्रोह को भी दबाना उसका मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहले काबुल और कश्मीर पर अधिकार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अकबर का काबुल पर अधिकार। यहाँ का शासक हकीम मिर्जा था, जो अकबर का रिश्तेदार था, और बंगाल और बिहार में जो विद्रोह हुआ उस समय हकीम मिर्जा ने विद्रोह करने का प्रयास किया। जौनपुर के एक काजी ने भी विद्रोह करने का प्रयास किया। इसमें हकीम मिर्जा स्वयं सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए अकबर को इससे सतर्क रहने की अधिक आवश्यकता थी। अकबर ने मुगल सेना काबुल भेजी और स्वयं भी वो चल पड़ा। हकीम खां मिर्जा को पराजित कर दिया गया और उसको पराजित करने के बाद उसकी बहन बख्तुन्निसा को काबुल का सूबेदार बना दिया गया। अकबर के शासनकाल में ये पहली महिला थी जिसे किसी प्रांत का सूबेदार बनाया गया। बख्तुन्निसा को काबुल का गवर्नर या सूबेदार बनाया गया था। इसके बाद अकबर वापस लौट आया। जैसे ही अकबर वापस लौटा, मिर्जा हकीम ने पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया। बाद में अकबर के आदेश से मानसिंह ने काबुल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। इसके बाद स्वात और बाजोरा की बात करते हैं। स्वात और बाजोरा में कई जनजातियां विद्रोह करती थी। यूसुफजई जाति यहाँ मुख्य रूप से विद्रोह करती थी, इसलिए यहाँ जैन खां कोका को भेजा गया और बाद में उसकी सहायता के लिए बिरबल को भेजा गया। यहाँ यूसुफजइयों ने मुगलों को बहुत नुकसान पहुँचाया। उन्होंने लगभग 8000 मुगलों को मार दिया। यूसुफजइयों के विरुद्ध लड़ते हुए बीरबल या महेश दास मारा गया। इसके कुछ समय पश्चात रोशनिया अफगानों ने विद्रोह किया। रोशनिया अफगानों ने जलाल खां के नेतृत्व में विद्रोह किया, किंतु इसे मुगल सेना ने दबा दिया। इसके बाद अकबर की कश्मीर विजय की बात करें तो कश्मीर में यूसुफ खां का अधिकार था। अकबर ने राजा भगवान दास एवं कासिम खां के नेतृत्व में कश्मीर विजय करने के लिए एक मुगल सेना भेजी। कश्मीर के शासक यूसुफ खान को पराजित कर दिया गया। उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और वह मुगल दरबार में जाने को तैयार हो गया। जब यूसुफ खान मुगल दरबार में गया तो अकबर के आदेश से उसे बंदी बना लिया गया। कुछ समय पश्चात यूसुफ खान के बेटे ने विद्रोह कर दिया। यूसुफ खान के बेटे याकूब ने सुन्नी मुसलमानों को बहुत सताया। बाद में इसके विद्रोह को दबा दिया गया। कश्मीर को काबुल सूबे के अंतर्गत एक जिला बना दिया गया। अब हम बात करें ठट्टा या सिंध, कंधार एवं बलूचिस्तान के अभियान की। अकबर के सिंध अभियान की बात करें तो अकबर सिंध के भक्कर दुर्ग पर पहले ही अधिकार कर चुका था। भक्कर दुर्ग पर 1574 में वो अधिकार कर चुका था। उसने सिंध के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करना चाहा, क्योंकि इसके बिना वह उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना आधिपत्य स्थायी रूप से नहीं जमा सकता था। वह सिंध के कुछ क्षेत्रों को सैनिक अड्डे के रूप में बनाकर फारस के शाह से, ईरान के शाह से कंधार लेना चाहता था।
सिंध में ठट्टा और सहवान महत्वपूर्ण दुर्ग थे, जो शक्तिशाली दुर्ग थे। यहाँ पर जानी बेग का अधिकार था। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को मुल्तान का गवर्नर बनाकर भेजा और उसे यह आदेश दिया कि वह सिंध पर विजय करे। खाने खाना ने सिंध के प्रमुख दुर्ग ठट्टा को जीत लिया। इस प्रकार सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग ठट्टा पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसके बाद कंधार पर अधिकार। कंधार मुगलों के अधीन नहीं था। यह फारस के शाह या ईरान के शाह के अधीन था। ईरान के शाह के अधीन यहाँ का गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा था। अकबर ने शाह बेग को सेना लेकर कंधार पर अधिकार करने के लिए भेजा, किंतु अकबर के लिए इस किले को जीतना, इस इलाके को जीतना बहुत मुश्किल था। कुछ कारणों से फारस के शाह के विरुद्ध उसके गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने कंधार में विद्रोह कर दिया था। जब कुछ समय पश्चात मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने स्वयं कंधार का दुर्ग शाह बेग को सौंप दिया और वह मुगल दरबार में उपस्थित हो गया। अकबर ने कंधार के शाह के अधीन गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को मुगल दरबार में सम्मान दिया, उसे मनसबदार बनाया। इस प्रकार फारस के शाह से कंधार का किला मुगलों के अधिकार में आ गया। यहाँ अकबर को बहुत अधिक प्रयास नहीं करने पड़े। यह स्वयं यहाँ के गवर्नर ने मुगल सेना को कंधार का दुर्ग सौंप दिया। इसके बाद आते हैं अकबर की बलूचिस्तान विजय। बलूचिस्तान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिस पर मुगलों का अधिकार नहीं हो पाया था। इसलिए अकबर अपनी अन्य विजयों की तरह ही बलूचिस्तान के क्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहता था। यहाँ का एक महत्वपूर्ण दुर्ग था सिबी दुर्ग, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग था। यहाँ पर पन्नी अफगानों ने विद्रोह कर रखा था। वो आसानी से मुगलों के अधीन आने को तैयार नहीं थे। अकबर ने बलूचिस्तान पर अधिकार करने के लिए मीर मासूम को भेजा। मीर मासूम ने यहाँ के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग सिबी के दुर्ग पर आक्रमण किया, इस पर अधिकार कर लिया। यहाँ के पन्नी अफगानों के विद्रोह को दबा दिया गया। पन्नी अफगानों ने संघर्ष किया लेकिन पराजित हुए और बाद में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अकबर की इन महत्वपूर्ण विजयों के कारण उत्तर पश्चिमी सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले छोटे छोटे राजाओं ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का परिणाम यह निकला कि उसका साम्राज्य अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण इलाकों पर हो गया। कंधार जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था, जो कि फारस के शाह ईरान के शाह के अंतर्गत था, उस पर इसका अधिकार हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अकबर को कंधार लेने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। कंधार के गवर्नर ने स्वयं यह किला मुगलों के अधीन कर दिया और मुगलों की सेवा करना स्वीकार कर लिया। इस क्षेत्र में वह यूसुफजइयों के विद्रोह को दबाने में सफल रहा, जिसके कारण मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो काबुल में उसके विरुद्ध विद्रोह की संभावना थी, हकीम मिर्जा सम्राट बनने का षड्यंत्र कर रहा था, उसके विद्रोह को भी दबा दिया गया। इसलिए अपने विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हो सकते थे, हकीम मिर्जा के नेतृत्व में जो अन्य धार्मिक वर्ग के लोग इकट्ठा होने लगे थे और उसे सम्राट बनाना चाहते थे, उसे बादशाह बनाना चाहते थे, अकबर ने इस पर भी पानी फेर दिया। अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। 1581 का वर्ष अकबर के लिए निर्णायक माना जाता है। उसके विरुद्ध जो विद्रोह हुए वो इस दृष्टि से यह वर्ष महत्वपूर्ण था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के अंतर्गत वह न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ, काबुल पर भी उसने अपना स्थायी अधिकार कर लिया, कंधार को अपने अधिकार में ले लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि तुरानी शासक अब्दुल्ला खां उज्बेक के आक्रमण को रोकने में भी वह सफल रहा। इस प्रकार अकबर की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति बहुत महत्वपूर्ण रही। कंधार जो मुगलों के अधिकार में आया वह शाहजहां के समय जाकर समस्या खड़ी करता है। उसके पहले कंधार के बारे में कोई अन्य चर्चा नहीं होती है। जब जहांगीर शासक बना था तब उसने शाहजहां या खुर्रम को कंधार जाने का आदेश दिया था, किंतु
इस समय शाहजहाँ के विद्रोह के कारण ये संभव नहीं हो पाया और जहांगीर के काल में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहाँ ने प्रयास किया किंतु वह सफल नहीं हो पाया। औरंगजेब ने भी अधिकार किया किंतु कंधार को पुनः अधिकार में नहीं किया जा सका, किंतु अकबर के समय कंधार पर अधिकार हो गया।